तो कैसे बच्चों, आज जो है हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, जहाँ पे एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन के साथ प्लांट मूवमेंट को भी हम लोग निपटा देंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इंडोक्राइन सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है, इंडोक्राइन सिस्टम, फिर प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन। ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड ग्लैंड्स का जो है एक सिस्टम होता है जो कि सिक्रीट करता है केमिकल, जिसको आप लोग हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन बच्चों कुछ नहीं होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं उसी को हम लोग हार्मोन कहते हैं, जो कि डायरेक्टली आपका कहाँ रिलीज होता है? लिम्फ में रिलीज होगा या वेनस ब्लड में होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन के पास। तो क्या होता है बच्चों, हार्मोन रिलीज हुआ। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे कि बॉडी में 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ ग्लैंड। आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसको आप लोग मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन में क्या होता है बच्चों? एक्सोक्राइन में जो सिक्रीशन जो डक के थ्रू होता था, डक के थ्रू। तो आप लाइफ प्रोसेस जब पढ़े होंगे तो जब पेनक्रियाज या लीवर जो अपना सिक्रीशन रिलीज कर रहे थे वो डक्ट के थ्रू कर रहे थे। तो क्या होता है इसमें, जैसे ये टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन है तो इसके बाजू ही में बैठा हुआ होता है क्या? आपका ग्लैंड। ठीक है, टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन के बाजू में बैठा हुआ होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है बाजू में बैठा। लेकिन आपको सिग्नल जो है, आपको हार्मोन जो है पैर में भेजना है, समझे, पैर के अंगूठे में भेजना है, तो वहाँ उतने बड़े डक्ट तो हमारे बॉडी में अवेलेबल नहीं है। तो इसके के लिए हमारे पास जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स आए, जो कि अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज कर दे रहे थे, जिससे सिक्रीशन आराम से पहुँच जा रहा था और हार्मोन अपना काम कर दे रहा था। जैसे कि पिट्यूटरी हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ होता है हमारे ब्रेन में। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़े थे ना, हाइपोथैलेमस के नीचे जो है पिट्यूटरी बैठा था, तो वहाँ से अपना सिक्रीशन रिलीज करता है, पूरे बॉडी में जो अपना फैल जाता है वो। ठीक है। तो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्ट नहीं होता है, अपना सिक्रीशन डायरेक्ट जो है कहाँ रिलीज करता है? ब्लड स्ट्रीम पे। तो बच्चों ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इससे पहले हम लोग जो है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम में जो है डिस्टिंग्विशन भी किए हैं, और जो है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट, सिनेप्सिस वगैरह सारा चीज़ कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके वो लेक्चर फर्दर देख सकते हैं। इसके बाद हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन भी हो, इंडोक्राइन हो। तो आपने लाइफ प्रोसेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पेनक्रियाज जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है ट्रिप्सिन भी रिलीज कर रहा था। सिर्फ पेप्सिन से तो प्रोटीन पूरी तरह अमीनो एसिड में नहीं बन रहा था, वहाँ पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन में टूट रहा था। पूरी तरह से टूटने के लिए आपके पास ट्रिप्सिन आया था पेनक्रियाज से। तो पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, वो भी रिलीज कर रहा है। तो पेनक्रियाज को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड कह दिए, जो कि बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को याद रखना कि हमारे बॉडी में 3 हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड, आपके टेस्टिस हो गए, ओवरी हो गए, जिसको हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मिलेंगे, और आपके पेनक्रियाज हो गए। ठीक है। इंडोक्राइन डक्टलेस, एक्सोक्राइन डक्ट वाले, जो बाजू में एकदम होंगे, टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन जहाँ रिलीज होगा उसके बाजू में होंगे। ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, हार्मोन को जो है हम लोग नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहने का मतलब यही होता है कि उससे हमें एनर्जी नहीं मिलता, इसलिए नॉन न्यूट्रिएंट कहते हैं। याद रखना बच्चों, नॉन न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस हार्मोन के रिलीज होने से हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है। आगे सेलुलर मैसेंजर जैसा काम करता है ये, और ट्रेस अमाउंट में होता है। तो किस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है? ट्रेस अमाउंट में क्यों होता है बच्चों? ये जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, इस वजह से ट्रेस अमाउंट में होता है। हार्मोन की जब ज़रूरत होती है तब वो जो है सिक्रीट होता है और रिलीज होता है, और जितने का काम होता है उतना काम में लगता है। बाकी जो हम लोग यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, बॉडी में स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो बच्चों एमसीक्यू में याद रखना कि हार्मोन को हम लोग स्टोर करके बॉडी में नहीं रखते हैं, जितने की ज़रूरत उतना आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है। आगे आते हैं, केमिकल सिक्रीशन जो होता है, अभी बताया, केमिकल सिक्रीशन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है उसी को हार्मोन कहते हैं। यानी जो केमिकल इंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं उसी को हार्मोन हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग पॉपुलरली नोन एज केमिकल मैसेंजर कहते हैं। हार्मोन जहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाता है उसे हम लोग, जहाँ पे हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाता है उसको हम लोग टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू कहते हैं। टारगेट ऑर्गन जो है हमेशा ओरिजिन ऑफ हार्मोन, जहाँ पे हार्मोन बन रहा है वहाँ से टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू होता है, दूर बैठा हुआ होता है। बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक्सोक्राइन नहीं पढ़ रहे, हम लोग इंडोक्राइन पढ़ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो आगे जाके 5 ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसके सिक्रीशन जो रिलीज हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है वो जहाँ, और वो जहाँ पे बन रहा है उसमें काफ़ी दूरी है, वो दोनों जो है पास पास नहीं है। सिक्रीशन बहुत दूर से जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है। तो
तो इंडोक्राइन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हमारे पास 5 ग्लैंड्स हैं सिलेबस में आपके एड्रेनल ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी है, पेनक्रियाज और थायराइड और हाइपोथैलेमस। बच्चों जब आप पूरा पढ़ लेना तो आपको ये नोट्स जो है टेलीग्राम पे हमारे अपलोड हो जाता है, पहले के सारे नोट्स जो है वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से। तो जब आप पूरा पढ़ लोगे तो यहाँ से रिवाइज करना कितनी चीज़ें आपको याद है, ठीक है। तो आपको एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन जो है रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर होता है। कहाँ होता है? ये आपका जो है बीन शेप जो होता है आपका किडनी होता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये जो है आपका किडनी है एक, और ये आपका किडनी है। ये जो ऊपर जो है यही आपका एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो ऊपर जो है जो कैप शेप, यही आपका एड्रिनल ग्लैंड है। कैप शेप होता है, आपको पता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। आगे चलो बच्चों, इसके बाद अगला जो आपका ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। इसके बाद आपका थायराइड है जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। पेनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, याद रखना। पेनक्रियाज आपका हेट्रोक्लाइन या मिक्स ग्लैंड है। और हाइपोथैलेमस जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, यानी पिट्यूटरी पे ये पिट्यूटरी को बताता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पता है, किडनी के ऊपर होता है और 2 होता है, एक किडनी पे एक और एक किडनी पे एक, यानी 1 पेयर आपका होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इमरजेंसी हार्मोन इसको क्यों कहते हैं। एड्रेनलिन जो है डायरेक्टली सिक्रेटेड होता है ब्लड में। तो बच्चों इस बात को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मालूम है इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है। तो एड्रिनल में इस लाइन को लिख दिया गया तो कोई खास बात नहीं बोला गया यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हो तो एड्रिनल में आप लिख सकते हैं। आपको पूछा बोर्ड में 4 पॉइंट लिखने के लिए, जो कि आता है एड्रिनल ग्लैंड पे हर साल, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इसका सिक्रेशन डायरेक्ट आपका ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज होगा, ठीक है। ये जो टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू पे जो एक्ट करता है उसमें हार्ट भी इंक्लूडेड होता है। उसको हम लोग देखते हैं, आराम से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसको जो है समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? आपका एड्रेनल ग्लैंड से होता है, जो किडनी के ऊपर होता है और एक पेयर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इफिनेफ्राइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इफिनेफ्राइन और एड्रेनलिन हार्मोन दोनों बात एक ही है, ऑप्शन में देखने को मिलता है। कहाँ रिलीज होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में। बच्चों जब आप ये पढ़ के जाओगे सारा, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आप टेंशन और प्रेशर में होंगे तो यही हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? आपका एड्रेनलिन हार्मोन। आप स्ट्रेस में हो एग्जाम के, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। बच्चों आराम से पढ़ोगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। 10th का सिलेबस कोई बड़ा सिलेबस नहीं होता है। आप डर में हो, कौन सा सिलेबस, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। इसी तरह स्ट्रेस में भी आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। आप किसी बिल्डिंग में भूकंप आया, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। अचानक से कोई बुरी खबर मिली, एड्रेनलिन हार्मोन हर जगह रिलीज होता है। तो यानी आप एक बात याद रखना, आपको एग्जामिनर किसी सिचुएशन में फंसाता है तो आप समझ जाना कि वो अल्टीमेटली जो एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, वो वैसे भी बोलता है कि एड्रेनलिन हार्मोन सिचुएशन दे देगा आपको, बोलेगा कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है और साथ में आपको एक और क्लू मिल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं इस हार्मोन के लिए। तो ऐसा जो चेंजेस है आपको एक ही हार्मोन में पढ़ना है, जो कि आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। देख लिया आप लोग, इमरजेंसी सिचुएशन में भी रिलीज होता है। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे आपने रात में जो है इस भूत को देख लिया, तो क्या होगा? अचानक से आप बेड पे जो है लेटे हुए हैं, आपने इस भूत को देख लिया अपने खिड़की से, क्या होगा? आपका अचानक से सांस जो है बहुत तेज़ी से लेने रहेंगे, यानी ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, यानी आपका हार्ट बीट आपका तेज़ हो जाएगा। खूब पसीना आता है बच्चों, आपको पता होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो स्वेटिंग भी इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, अलर्टनेस एकदम बढ़ जाता है कि हाँ आजू बाजू आप देखते हो इधर नहीं आ गया, इधर नहीं आ गया, ठीक है ना। तो अलर्टनेस आपका बढ़ जाता है। पाइलो इरेक्शन बच्चों, पाइलो इरेक्शन क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े हो जाना, जो हाथ के बाल जो होते हैं आपके इरेक्ट हो जाते हैं, डैट इज कॉल्ड द पायरो इरेक्शन। तो रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं एकदम डर से। और पीपल का जो है डायलेशन हो जाता है, जिसको बस आप याद रखना, वैसे भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज होने से ये आप पे कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। हर साल बोर्ड में ये पूछे जाने वाला
प्रश्न है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको नोट से एक बार और अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं एड्रेनलिन के रिलीज होने। कभी 2 पूछता है, कभी 4 पूछता है। तो हार्ट बीट फास्टर हो जाता है, ये एनसीईआरटी के लाइन्स है, इसको भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन मोर सप्लाई ऑफ, और बहुत ऑक्सीजन आपके मसल्स में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, आपके मसल्स में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और क्या होता है, स्मॉल आर्टरी के अराउंड जो मसल का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्मॉल आर्टरी के अराउंड मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में जो ब्लड जा रहा था वो रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से जो ब्लड जो होता है डायरेक्ट स्केलेटल सिस्टम में डाइवर्ट हो जाता है। तो होता क्या है बच्चों, समझो कि आपके स्मॉल आर्टरी के अराउंड क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके स्किन में जो ब्लड जा रहा था वो रिड्यूस हुआ, और आपके ये सारे ब्लड कहाँ आपके डाइवर्ट हो गए, स्केलेटल मसल्स में। लाइन को बस आप याद रखना, ठीक है ना। वैसे भी आपसे चेंजेस पूछेगा तो आपको जो इधर मैंने चेंजेस बताया है ये चेंजेस आप आराम से लिख के आ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी का जो है ऑप्शन में काम आ जाता है। ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है, मैंने बताया ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगा आपका। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, और रिब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको फर्दर हम लोग लाइफ प्रोसेस में ब्रीदिंग वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो एनिमल हार्मोन हुआ, ऐसा जो हार्मोन हुआ वो जो है इंडोक्राइन सिस्टम में जो है सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रोड्यूस करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है, आपको पता होना चाहिए। यानी एड्रेनलिन हार्मोन जैसे हार्मोन जो होते हैं हमारे बॉडी में जो है सेकेंड वे कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चों अगले ग्लैंड पे चलते हैं, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, बटरफ्लाई शेप्ड, पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड में नहीं आता है। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ नेक होता है, ये भी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है यूजुअली, तो नेक के फ्रंट में होते हैं आपके। तो एक बात याद रखना बच्चों कि थायराइड ग्लैंड आपका जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। और बच्चों आपको मालूम है थायरॉक्सिन इन हार्मोन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन, ये पता होना चाहिए आपको। थायरॉक्सिन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है कौन, आयोडीन। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ नेक, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। लिखा है आयोडीन नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड के लिए थायरॉक्सिन बना है, इसीलिए जो है थायरॉक्सिन क्या करता है आपका, आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के बारे में, वहाँ पे कैसे टूटता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। तो आपका इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है आपका कार्बोहाइड्रेट फैट और आपका प्रोटीन का, ये कौन रेगुलेट करता है आपका, थायराइड ग्लैंड करता है थायरॉक्सिन के हेल्प से, ठीक है ना। आ गया था आयोडीन एसेंशियल होता है थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए, यानी आपके बॉडी में आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है आपके आयोडीन की मदद से बन रहा है। इन केस ऑफ आयोडीन डिफिशियंट डाइट, सुनो बच्चों, अगर डाइट में आपके आयोडीन क्या हुआ, कम हो गया, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्वाइटर हो जाएगा। कब होगा, देखो आप में अगर आयोडीन की कमी है डाइट में, ठीक है ना, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो आपको क्या हो जाएगा, ग्वाइटर होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी थायरॉक्सिन को बनाने प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। इस डिजीज़ को जो है हम लोग, सिम्टम क्या होता है इस डिजीज़ का, सोलिन नेक जो है, गर्दन जो है, जिसको आप लोग घेगा कहते होंगे अपने लैंग्वेज में। आगे आते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका पी शेप होता है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कहाँ होता है, बेस ऑफ द ब्रेन। जब हमने ब्रेन टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे देखा था हम लोगों ने जब हाइंड ब्रेन, तो वहाँ पे जो हाइपोथैलेमस के नीचे जो है आपका, जो है हाइपोथैलेमस के नीचे तो पिट्यूटरी ग्लैंड था। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ब्रेन से अलग एक लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना, पिछला लेक्चर। ग्रोथ हार्मोन जो है आपका रिलीज करता है कौन, पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। यानी आपका हाइट कम है, आप ड्वार्फ हो या आप क्या टॉल हो, तो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। तो बच्चों एक और बात यहाँ पे याद होना चाहिए, आपके पास नई एनसीईआरटी होगी तो ये एनसीईआरटी का पेज है, तो यहाँ पे जो है आपका एड्रिनल वगैरह हार्मोन दिया है, और यहाँ पे एक बाजू में एक डब्बा बना है जहाँ पे ये बात को लिखा गया है कि हाइपोथैलेमस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन में करता है। आपके सिलेबस में उतने सारे हार्मोन नहीं है, तो आगे चलते हैं हम लोग। क्या होता है, जब भी ग्रोथ हार्मोन का जो है, ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में कम है, ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में उसका अमाउंट अगर कम है, तो हाइपोथैलेमस जो है रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर।
आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अगर कम है तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करे। तो आपको एक बात इस तरीके से आप समझिए कि जब आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम होता है तब हाइपोथैलेमस बोलता है किसको, पिट्यूटरी को, क्या तुम जो है रिलीज़ कराओ किसको, ग्रोथ हार्मोन को। तो कौन बताता है पिट्यूटरी को, इनपुट कौन देता है, हाइपोथैलेमस। तब जो है आपका पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको कौन बोल दिया इनपुट, हाइपोथैलेमस दिया, अब तब पिट्यूटरी ने क्या रिलीज़ किया, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ किया। तो अगेन आप में जो ट्वार्फिज्म जो आप में शो होता है तो किसके वजह से हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के किस हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। आपको इस तरह से पता होना चाहिए। एक यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे जो है ह्यूमन वाला पार्ट, ये जो है टेस्टिस ओवरी वाला पार्ट हम लोग हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस में रखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा बेटर से समझ में आता है। जो भी चेंजेस प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्या है, जो भी चेंजेस प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं वो सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में और एस्ट्रोजन इन फीमेल। ये हम लोग फर्दर जो आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, याद रखना हेट्रोक्लाइन ग्लैंड मिक्स ग्लैंड है ये। इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ होता है आपका, पैनक्रियाज में। हेल्प करता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, यानी आपके जो है बॉडी में, आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा। क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा और जो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा। लेकिन बच्चों ऐसा तो नहीं है कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो और रिलीज़ होता रह जाए, ऐसा नहीं। इसके के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बॉडी में हमारे एक मैकेनिज्म होता है जो अमाउंट जो रिलीज़ हो रहा है हार्मोन का उसको कंट्रोल करता है। इस मैकेनिज्म को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। क्वेश्चन बैंक्स में बहुत लंबा लिखा रहता है, आप समझो बस एक एग्जांपल लेके आपको बोर्ड में लिख के आना है। आपको इंसुलिन का, तो बॉडी में ग्लूकोज शुगर लेवल बढ़ा तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज होगा। अगर ब्लड में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ किया तो आपका पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। तो आपका जो है इंसुलिन आपका रिलीज़ होगा, ठीक है ना। इंसुलिन जैसे जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आया तो जो है यहीं से जो आपका निगेटिव फीडबैक जाएगा, निगेटिव फीडबैक जाएगा और इंसुलिन का जो है रिलीज़ जो है बंद हो जाएगा, इंसुलिन का रिलीज़ जो है स्टॉप हो जाएगा आपका। तो इसी को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर शुगर लेवल ब्लड में राइज करता है तो ये मैंने आपको बता दिया, आप रटने से अच्छा है अपने लैंग्वेज में बोर्ड में लिख के आएंगे। तो अगेन पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन, किसको कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है हमारे कंट्रोल करता है। आगे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का जो है लाइन से कुछ एनसीईआरटी की है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी पता होगा, थायराइड के बारे में दिया है यहाँ पे, रेगुलेट करता है फैट आपका, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। इंसुलिन के बारे में पता होना, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन और रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी को बोला ना रिलीज़ करने के लिए हार्मोन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आगे चलते हैं बच्चों, एड्रेनालिन देख लिया कि शख्सियत को अगर आपने रात में देखा तो आपका जो है ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, स्वेटिंग, बीपी, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो बच्चों एनिमल के पास तो नर्वस सिस्टम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, नर्वस सिस्टम था आपके एनिमल्स के पास, लेकिन प्लांट के पास ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही मसल्स है। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एनिमल के पास हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन प्लांट के पास तो दोनों नहीं है, लेकिन तब भी ये जो है रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। तो एक एनसीईआरटी है सार, प्योर एनसीईआरटी है बच्चों, प्योर एनसीईआरटी है। अगर हम लोग टच करते हैं छुई मुई के लीफ को, अगर छुई मुई के लीफ को पता होना चाहिए, छुई मुई को द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, जो कि एक मीमोसा फैमिली का प्लांट होता है। पता होना चाहिए बच्चों, कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। टच तो
वो क्या होता है, फोल्ड अप हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐसे जैसे लीफ है तो ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा आपका लीफ इस तरह से। तो फोल्ड अप आपका लीफ हो जाता है, ड्रूप हो जाता है। ड्रूप मतलब आपका, ड्रूप मतलब होता है बेंड होना। क्या होना, बेंड हो जाता है। आगे आते हैं, सेंसिटिव प्लांट की बात करें, इसको हम लोग आगे अभी लेंगे। सेंसिटिव प्लांट की बात करें तो क्विक रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुलस को, स्टिमुलस से। टच एक स्टिमुलस ही है बच्चों। सेंसिटिव प्लांट जो क्विक रिस्पॉन्स शो करता है टच या स्टिमुलस को। सीडलिंग में जो है डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ग्रोथ के कारण, पता होना चाहिए, दोनों एनसीईआरटी के लाइन है। मूवमेंट इन प्लांट की बात करें तो दो टाइप के मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा, और दूसरा जो फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होगा। आगे चलते हैं बच्चों, समझते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। आपका एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया है। तो प्लांट को जब हम लोग टच करते हैं, प्लांट में को जब टच करेंगे तो प्लांट में तो इस इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्लांट को टच किए तो कोई ना कोई माध्यम होगा जिससे इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। तो वो जो होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स से जो होता है सेल टू सेल इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम मसल्स वगैरह प्लांट के पास नहीं होते हैं। प्लांट को टच किए हम लोग, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, तो वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स से पहुंचता है। तो प्लांट जो है कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, हाउ प्लांट क्रिएट्स रिस्पॉन्सेस। तो प्लांट जो है अपने अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको चेंज करने लगता है। ये अपना अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज भी कर सकता है, ये अपने अमाउंट ऑफ वाटर को डिक्रीज भी कर सकता है बच्चों। तो जिसके कारण से इंक्रीज किया स्वेलिंग आया, और डिक्रीज किया तो श्रिंक कर गया प्लांट। तो इसके वजह से जो होता है प्लांट सेल एंड प्लांट का सेल और शेप जो होता है चेंज होता है, और आपको लगता है रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। एज फॉर एग्जांपल छुई मुई का प्लांट जो कि मिमोसा फैमिली का प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स है, ये भी पता होना चाहिए। बोर्ड में पूछ दिया तो आप लिखना इस तरह से, ठीक है। आगे आओ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ एनसीईआरटी में दिया है। क्लिम्बर्स आप जानते होंगे, 6th क्लास में पढ़ा जाता है क्लिम्बर्स, ठीक है ना। ऐसे प्लांट जो टेंड्रिल के सपोर्ट से जो है ऊपर अपने क्लाइंब करें या ऊपर अपने स्टेम का ग्रोथ कराते हैं। तो क्या होता है, टेंड्रिल जो होता है आपका बहुत सेंसिटिव होता है टच से। तो आप देखे होंगे प्लांट्स, जैसे कि आप किसका, हाँ पी प्लांट, आप पी प्लांट देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है उसके अराउंड रैप कर जाता है। क्या कर जाता है, उसके अराउंड आपका रैप कर जाता है। जैसे प्लांट आया, इसमें से टेंड्रिल्स निकले, ठीक है ना, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तुरंत इसके अराउंड जो है रैप कर जाता है। आप इसको शाम में जो है देख सकते हैं, ठीक है, इसको शाम में आप देख सकते हैं, ठीक है। आप रख के देखना किसी ऑब्जेक्ट पे, या कोई रस्सी वगैरह वहाँ पे बांध के देखना, वो रैप होना स्टार्ट हो जाता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं करता हूँ टेरेस गार्डनिंग तो मैंने देखा है, ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ के वजह से जो मूवमेंट हुआ। तो एक और बच्चों बात याद रखना, तो टेंड्रिल जो है सपोर्ट के लिए आया, ठीक है ना। इसमें जो प्लांट में ग्रोथ हुआ, ये प्लांट आया, यहाँ से टेंड्रिल आया, तो जो ग्रोथ हो रहा है वो टेंड्रिल की तरफ नहीं हो रहा है, टेंड्रिल से दूर ग्रोथ हो रहा है। इसको एनसीईआरटी इसी तरह से लिखा है, ठीक है ना, इधर तो नहीं होगा, तो स्टेम की तरफ इसके ग्रोथ हुआ, ठीक है ना, ग्रोथ होगा। इसको आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं बच्चों, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से प्लांट में 4 तरह के मूवमेंट होते हैं। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को हम लोग ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है आपका, जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है। 4 तरह के मूवमेंट, बहुत ईजी है। फोटोट्रॉपिक मतलब, फोटो मतलब आप जानते हैं लाइट होता है, यानी लाइट के वजह से जो मूवमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लाइट की तरफ हुआ तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट के अगेंस्ट हुआ तो आपका निगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो बच्चों कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं, यानी स्टेम जो है आपका किधर बढ़ता है, लाइट की तरफ बढ़ता है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, अबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम। किधर ग्रोथ आपका लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ होता है तो आप उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। बच्चों रूट का जो है ज़मीन के अंदर होता है, वहाँ लाइट नहीं पहुँचती है, तो आप उसको निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। बोर्ड में आएगा तो आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट इट रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट टुवार्ड द लाइट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म
अवे फ्रॉम द लाइट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरह आपका स्टेम का मूवमेंट लाइट की तरफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। आपका रूट का मूवमेंट अगेंस्ट द लाइट दैट इज कॉल्ड द निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बच्चों बहुत इजी। इसी तरह जियोट्रॉपिज्म, आपको मालूम है कि ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ग्रो होता है आपका रूट, यानी रूट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बट अ निगेटिव आपका फोटोट्रॉपिज्म। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स ग्रेविटी डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। ग्रेविटी डिपेंडेंट मूवमेंट जो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, रूट नीचे, स्टेम ऊपर, तो रूट आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, आपका जो है स्टेम हो गया निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो आपको एक बात समझ में आया कि जो आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है वो एक निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। ऐसे रिलेट करके पढ़ना बच्चों, दिमाग खुलता है। और जो क्वेश्चन हल्का डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट तो आते नहीं, हल्के तो वो आपके क्वेश्चन एकदम ईजी से होंगे, ठीक है। तो आप आज के बाद से याद रख सकते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म स्टेम का ग्रोथ लाइट की तरफ, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म रूट का ग्रोथ ज़मीन के अंदर, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म रूट का ग्रोथ नीचे की तरफ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म स्टेम का ग्रोथ ऊपर की तरफ, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसी तरह कीमोट्रॉपिज्म केमिकल स्टिमुलस की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है, केमिकल तो समझ में नहीं आ रहा है सर केमिकल स्टिमुलस कहाँ से आ गया, मैं बताता हूँ। केमिकल स्टिमुलस की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा यहीं पे मैं बता देता हूँ, मैं आपको फ्रेश नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये आपका क्या हुआ? ये आपका स्टिल हुआ, ये आपका स्टेमेन हुआ, ठीक है। आपका ये स्टिग्मा है। एंथर से जब पोलन ग्रेन्स गिरता है आपके स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर रिएक्शंस होता है और पोलन ग्रेन से निकलता था पोलन ट्यूब, जो कि ओव्यूल के पास जाता है या फिर ओवरी के पास जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्ट हो रहा है केमिकल स्टिमुलस के वजह से हो रहा है, इसी को हम लोग कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और टुवार्ड द केमिकल स्टिमुलस गया तो आपने इसको क्या कहा? टुवार्ड द केमिकल स्टिमुलस गया तो आपने इसको पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक कर दें, यानी पोलन ट्यूब का ग्रोथ इज द पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। और इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। और आपके अवे जाएगा तो आपका निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। बहुत इजी टॉपिक। अगेन एंथर से स्टिग्मा पे गया पोलन ग्रेन से ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ जिसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं, उसके डायरेक्शन में ग्रोथ हुआ केमिकल स्टिमुलस के, तो आप उसको क्या बोलेंगे? के पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। इसकी तरह हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर डिपेंडेंट ग्रोथ, वाटर के सर्च में या वाटर की तरफ अगर ग्रोथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड द इसके अगेंस्ट हो रहा है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट, यानी जो रूट जो है वाटर के सर्च में, रूट्स जो है वाटर के सर्च में, रूट जो है सॉइल में जा रहा है, यानी ये जो वाटर के सर्च में जा रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। और आपका स्टेम का ग्रोथ क्या हो जाएगा? निगेटिव जो है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी। आगे आते हैं प्लांट हार्मोन। तो बच्चों जो मैंने यहाँ तक लिखा ये एनसीईआरटी है, डिट्टो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख के लाया है, ये आप खुद से देख लेना अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है तो। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता। प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। आपका ऑक्सिन कहाँ होता है? सिंथेसिस रूट के टिप पे होता है, शूट के टिप पे होता है, रूट या शूट के टिप पे होता है। प्लांट को लॉन्गर होने में मदद करता है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना, ऑक्सिन जो है शेडी एरिया में जाता है, ऑक्सिन जो है शेडी एरिया में जो है ज़्यादा होता है। अगर धूप इधर पड़ रही है तो ऑक्सिन इधर होगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ आपके इस वाले पार्ट का होता है, लेकिन आपको दिखता है कि प्लांट लाइट की तरफ बढ़ रहा है। इसको एनसीईआरटी ने बहुत शानदार तरीके से दिया है, आप जाके ज़रूर एनसीईआरटी पढ़िएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फोटोट्रॉपिज्म एंड हाउ ऑक्सिन प्रमोट इट, यानी फोटोट्रॉपिज्म को ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है। तो याद रखना, शेडी एरिया में ऑक्सिन अगर ज़्यादा है तो शेडी एरिया में ये इलोंगेशन ज़्यादा होगा, तो पेड़ तो आपका जो है सनलाइट वाले डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखेगा ही। तो इसी तरह ये फोटोट्रॉपिज्म को आपके जो है
जो है प्रोमोट करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, लगभग अल्टरनेट ईयर में आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से यही निकलता है। इसका जिबरेलिन ऑक्सिन जैसा एनसीईआरटी लिखा है, हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में, प्लांट स्टेम का ग्रोथ के हेल्प करता है। इसके बाद सेल डिवीजन कराता है। साइटोकाइनिन पता होना चाहिए, पहला ऑक्सिन पे आता है, जिबरेलिन पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो आपका कहाँ होता है, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स में होता है आपका, रूट के टिप पे या शूट के टिप पे। साइटोकाइनिन सी से साइटोकाइनिन सी से आपका सेल डिवीजन कराएगा। अगर सेल डिवीजन करा रहा है तो इस जगह पे हो पाए जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन जैसे हो। आपको 9th में आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक एरिया, मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में कंटिन्यूस डिवीजन चलते रहता है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे कौन ज़्यादा है, साइटोकाइनिन ज़्यादा है वहाँ पे। और ये कहाँ पे होगा, फ्रूट और सीड में, जहाँ पे डिवीज़न होता है और डिवीज़न रैपिड डिवीज़न चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो साइटोकाइनिन आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड हुआ आपको। तो आपका जो पहला 3 हार्मोन है ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अब 3 जब ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए भी हार्मोन चाहिए था। तो ये हार्मोन आपका आया एब्सिसिक एसिड, जो कि इनहिबिट किया ग्रोथ को, विल्टिंग ऑफ लीफ कराया। विल्टिंग ऑफ लीफ मतलब पत्ता का झड़ना हुआ। यानी बच्चों यहाँ से एक बात याद रखना कि ऑक्सिन, जिबरलिन एंड द साइटोकाइन आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। क्या हुआ, ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन हुआ। और एब्सिसिक एसिड आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन हुआ। इसने क्या आया, पत्ते को गिरा दिया, विल्टिंग ऑफ द लीफ करा दिया। लेकिन ऑक्सिन और आपका जिबरलिन जो है आपका ग्रोथ करा रहा है प्लांट के स्टेम का, ठीक है ना। ऑक्सिन कहाँ है आपका, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में आपका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर रूट नहीं लिखा है, आप ऐड कर लेना, ठीक है। इसी तरह साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करा रहा है, रैपिड सेल डिवीजन करा रहा है, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक एरिया में ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। और आपका फ्रूट और सीड में ज़्यादा पाया जाएगा। आगे आओ बच्चों, तो एब्सिसिक एसिड आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये भी पता होना चाहिए। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन आपका ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। साइटोकाइनिन डिले एजिंग कराता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ा, एजिंग कम होगा। जिबरेलिन के बारे में आप देख लेना, पूछा नहीं जाता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब झड़ जाता है आपका बर्ड, और क्या स्टॉप कर देता है ग्रोथ। डोरमेंसी मतलब स्टॉप कर देगा ग्रोथ को, ठीक है, पता रखना। इथिलीन के बारे में पता ही होगा आपको, गैसियस हार्मोन होता है जो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट करा देता है, बहुत पता होता है बच्चों को। ये जो फोटो भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो फोटो जो दिख रही है जियो पॉजिटिव जियोट्रॉफिन से निगेटिवली दिख रहा है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, और ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। तो ये अब आप बना सकते हो आराम से। इसी तरह जो है फोटोट्रॉफिज्म का, ये आपका इधर गया पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, ये इधर जा रहा है आपका निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। तो दोनों पता होना चाहिए, डायग्राम पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है आपको जो है कुछ क्वेश्चंस जो है करके आने हैं, ठीक है ना। आपका ये जो है 2023 का, 18 का, 19 का, 8 का और 20 का ये क्वेश्चंस आप करके लाना। फिर जो है मैं आपको मेगा प्रैक्टिस सेशंस में कराऊंगा, पहले आप कर लो, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आपका नास्टिक मूवमेंट और आपका एक और कोई मूवमेंट है, ट्रॉफिक मूवमेंट नहीं बच्चों, एक और पूछा था बोर्ड में, वो आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। एक बार 2009 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक रुकने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। 3 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट कर देंगे। कार्बन एंड कंपाउंड भी शुरू करने का सोच रहा हूँ पैरेलली, लेकिन बायो भी आपका साथ में चलेगा। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब सारी प्रैक्टिस करना, और आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, आप कमेंट में बस बता दो बच्चों, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को जो है पहुँचाइए, ठीक है।